वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है कराची से तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की है कि कराची के अंदर कोई मास्टर प्लान एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब जिससे भी सवाल किया जाता है, एक दूसरे पर सियासी तंज के निशान बरसाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने जाना है, एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी लेना इंतहाई ज़रूरी है। एमक्यूएम की जानिब से एमएनए इस वक्त उसामा कादी साहब हमारे साथ मौजूद है। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना मैं ये चाहूँगा कि ये दोनों जो चीज़ों की बात की जा रही है, अलादीन पार्क के अलॉटमेंट के हवाले से, नस्ल टावर के हवाले से, इसमें किस सियासी जमात के मुलव्विस होने की बातें की जा रही हैं? क्योंकि उस वक्त आपका भी होल्ड था। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात ये है कि ना, मैं इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हमारा चीफ जस्टिस और हमारी मौजूद अदालतें, इस हवाले से मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि अगर 20 साल और 30 साल पुराने केसेस को उठाकर अगर आज जो है कराची शहर के उन आम लोगों के साथ जो है इस तरह की चीज़ें की जाएंगी तो ये यकीनन उन शहरियों के साथ ज्यादती है। मसला ये है कि जिस वक्त ये सब चीज़ें गैर कानूनी तौर पर की जा रही थी तो उसमें कोई ना कोई ऐसे लोग मुलविस है, वो इदारे, उसमें SBCA, उसमें KDA, उसमें लैंड डिपार्टमेंट और उसमें सिंध गवर्नमेंट और उसमें उसमें जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्या ये लोग मुलविस नहीं थे? देखिए, इनके कमाने के जराए जो है वो तो आपने बिल्कुल ऑप्शन खुले रखे हुए हैं, लेकिन एक शख्स जो है अपनी सारी जमा पूंजी देकर एक फ्लैट लेता है या एक जमीन लेता है कि जिसको पता है कि इसको NOC KDA ने दी है, इसकी जमीन जो है लैंड रेवेन्यू ने या लैंड डिपार्टमेंट ने क्लियर की हुई है, इसकी बनाने की जिम्मेदारी जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने दी हुई है। उसके बावजूद भी अगर वो गैर महफूज अपने घर को, अपने मकान को, अपने उस आशियाने को तस्वुर करे तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये इंतहाई बहुत बड़ी ज्यादती है। नहीं तो फिर दूसरी पीपल्स वजह पार्टी यह या है कि सिंध हुकूमत क्यों कह रही है कि KMC ने इन जगहों की मंजूरी दी थी? देखिए, KMC ने अगर मंजूरी दी थी तो मैं कहता हूँ कसूरवार उस वक्त का जो है वो KMC का वो जो वो अफसर था, वो इदारा था कि जिसने इस नाजायज जगह की जो है वो उसने NOC दी। उसके बाद SBCA उसका जिम्मेदार बन जाता है कि उसने जो है कैसे उसके नक्शे को पास किया। फिर उसके बाद लैंड डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और ये सारी किसी को बरी जिम्मा करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये तमाम तर चीजें जो है ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है, एक बहुत बड़ा जो है इसके अंदर रेवेन्यू जो है वो इन्वॉल्व है। लेकिन उस रेवेन्यू को जो है वो करता धरता जो इसके पीछे बैठे हुए होते हैं वो लोग उसका उसके उसके बेनिफिशियरी होते हैं या फिर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। आज तक आपने कहीं सुना कि किसी अदालत में, चाहे वो अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो या दीगर हमारी अदालतें हो, क्या उन्होंने कभी किसी ऐसे डिपार्टमेंट के इदारों के लोगों को जो है वो सरजनिश की हो या उनको नौकरियों से निकाला हो या उनकी कोई सरजनिश की हो? ये एक माफिया की तरह ये एक सिस्टम चल रहा है जिसमें गरीब आवाम के लोगों को जो है वो तंग किया जा रहा अच्छा, है। फिर मैं ये समझ लूं आपकी बात से कि कराची के अंदर जो तजावुजात हो चुकी है उसको फिर मिसमार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि गरीब आदमी का नुकसान है, ऐसा ही है? देखिए देखिए, मैं ये बोलता हूँ कि जो चीजें नाजायज बनी हैं वो मौजूद अदालतें, वो मेरे जस्टिस साहिबान, वो कहाँ हैं कि वो जो है उन्होंने आज तक उनके बेनिफिशरी और उनके असल जिम्मेदारों को क्यों कटहरे में खड़ा नहीं किया, क्यों उनको सजाएं नहीं दी, क्यों उनको नौकरियों से बर्खास्त नहीं किया? आज जो है जो 20 साल और 30 साल से जिन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाकर अपने सर पर जो है छत हासिल की थी आज, या एक दुकान हासिल की थी और आज उनके कारोबार को तबाह किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक सवालिया निशान है अदालत उज़्मा के ऊपर और नहीं तो तालिया सवाल के यहाँ ऊपर। पर ये पैदा नहीं होता देखिए, कि हुकूमतों ने ये चीज़ें बनने कैसे दी? आप भी एग्जिस्ट करते थे इसी मैं शहर में, इक़्तिदार में रहे हैं। कैसे पॉसिबल था कि ये अलादीन पार्क की अलॉटमेंट कर दी गई, नस्ला टावर बना दिए गए और फिर कराची शहर का जो मास्टर प्लान एग्जिस्ट करता था उसके बरखिलाफ काम किया गया? मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप देखें तो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। नाजायज जगह पर किस इदारे ने, किन किन इदारों ने जो है उनको NOCs दी हैं। असल तो पहला मसला ये होता है कि पहले आप उनको सजा के कटहरे में खड़ा कीजिए, फिर उसके बाद ये बात कीजिए। और मैं आपको एक बात बोलूँ, एक अलादीन पार्क का मसला नहीं है ये सिर्फ एक अलादीन का मसला नहीं है। आइए आप जो है चीफ जस्टिस साहब को जो है क्या
पूरे कराची की पहाड़ियों के ऊपर मतलब जो है वो मैं ये समझ लूँ उसामा भाई कि वो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमतें जिम्मेदार नहीं है, इदारे जिम्मेदार हैं, डिपार्टमेंट जिम्मेदार हैं। देखिए, हुकूमतें अपनी जगह यकीनन ज़िम्मेदार हैं, मैं ठीक उनको है। बरी-ज़िम्मा करार नहीं दे रहा। उसमें अगर मेरी हुकूमतों के अदवार में अगर ये चीज़ें हुई हैं, तो यकीनन वो भी ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ ठीक के। है। कि उन्होंने उस दौर में उस चीज़ों की रोकथाम क्यों नहीं की? लेकिन असल वो इदारे हैं कि जो जो इन मामलात में उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया और जिन्होंने इसमें बेनिफिशियरी थे, आज वही तोड़ने के लिए सरगर्म अमल है। वो क्यों नहीं वहाँ पर जाकर ये कहते हैं कि इसकी एनओसी हमने दी है? इसको जो है हमने जो लीगलाइज किया है, उसको क्यों नहीं कहते? उन गरीब लोगों के नुकसान ठीक। की जिम्मेदारी जो है बुनियादी तौर पर हुकूमत वक्त के ऊपर भी होती है और उसके असल जिम्मेदारान और मुजरिमान जो है वो इदारे हैं कि जिन्होंने उसको एनओसी दी, उनको कटहरे में क्यों नहीं लाया जाता? ठीक है। उनको लाया जाए। और इसके अलावा एक चीज और मैं कहता हूँ आपको जी। कि सिर्फ क्या अलादीन पार्क में ये इंक्रोचमेंट नजर आती है, क्या चीफ जस्टिस साहब को नहीं तो क्या आगाज किया ये गया पूरी अभी बहुत पहाड़ियों के सारी ऊपर जगहों जो पर। इंक्रोचमेंट है, जहाँ ना बिजली के बिल दिए जाते हैं, ना गैस के बिल दिए जाते हैं, ना पानी का टैक्स दिया जाता है, क्या वहाँ की इंक्रोचमेंट उनको नजर ठीक नहीं है। आती? क्या क्या बहरिया टाउन में होने वाले मामलात पर क्या इन लोगों की नजरें नहीं है? लेकिन जहाँ पर बेनिफिशरी जो है ताकतवर तरीन लोग हैं, वहाँ पर जो चले है माजरत के साथ पहली लोगों को बार हाथ एमक्यूएम का कोई डालते शख्स हुए जो बैरिया है टाउन पर बोला है, मुझे ये भी खुशी हो रही है उसामा भाई। सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि पहली बार बैरिया टाउन पर एमक्यूएम की जानिब से कुछ बोला गया है। देखिए, बहरिया टाउन का मसला क्या है? बहरिया टाउन के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। बहरिया टाउन का जो बेनिफिशरी है, क्या उन्होंने महल नहीं लिए? क्या बहरिया टाउन के लिए जो है सिंध के जो हुकूमती अराकीन है, जो सिंध हुकूमत के जो आला रुतबे और पाए के लोग हैं, क्या उन्होंने अरबों रुपए नहीं लिए? क्या अरबों रुपए के महलात जो है मलिक रियाज से नहीं लिए? आज जो है वो बहरिया चले टाउन मसला नहीं बहरहाल है। ये एक बहुत बड़ा आज टॉपिक सिर्फ है, मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। बहुत शुक्रिया उसामा काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे एमएनए एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। और हुकूमतें जिम्मेदार हैं, बिल्कुल यही कहा गया, और हुकूमतों के साथ साथ डिपार्टमेंट्स भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने एनओसी दी है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे फ़हीमुज़्ज़मान साहब, तो इनसे भी इस सवाल किया जा रहा है कि कैसे ये एनओसी दे दी गई, कैसे अलॉटमेंट कर दी गई। नसरा टावर की बात की जाए, अलादीन पार्क के अलॉटमेंट की बात की जाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए, तो वो ये सवाल करते नजर आ रहे हैं कि कराची का मास्टर प्लान कहाँ एग्जिस्ट करता है, कराची का मास्टर प्लान है क्या। बेसिकली उस मास्टर प्लान के अंदर ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती हैं। अगर गूगल मैप की बात की जाए तो एग्जिस्टेंस किसी और बिल्डिंग की है, प्लान के अंदर कोई और नक्शा दिखाया जा रहा है। अब दोनों सियासी जमातें एक दूसरे पर लान तान करती हैं। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान साहब। फ़हीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जानना ये चाहूँगा कि अब सारे सवालात आपकी तरफ उठते दिखाई दे रहे हैं कि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर आप थे। ये नस्ला टावर की अगर बात की जाए, अलादीन पार्क के अलॉटमेंट की बात की जाए, बेसिकली मामला है क्या? ये एनओसीज कैसे दे दी गई? देखिए, पहली बात तो ये है कि नस्ला टावर का तो मैं नहीं जानता, मगर अलादीन पार्क का जब जो प्रपोजल था वो प्रोसेस हुआ, उस वक्त मैं केएमसी का एडमिनिस्ट्रेटर। जी। ये कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक और राशिद मिन्हास रोड के दरमियान कोई 50-52 एकड़ जमीन थी, जो कि सफारी पार्क के मास्टर प्लान में अम्यूजमेंट पार्क के लिए रखी गई थी। ठीक है। अच्छा, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना तो ऑलरेडी उस अम्यूजमेंट पार्क के लिए अखबारों में इश्तिहारात जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे थे और प्रपोजल मांगे जा रहे थे। अच्छा, अम्यूजमेंट पार्क होना शहर में कोई बुरी बात नहीं है, एक अच्छी बात है। और मैं इसको आज भी ये समझता हूँ कि वो जो हमने इनको 50 एकड़ जमीन दी थी, उस जमीन के अंदर प्योरली अम्यूजमेंट पार्क के लिए थी, एक भी दुकान की उसमें गुंजाइश नहीं थी। जो एग्रीमेंट हमने किया था, वो एग्रीमेंट में 66% लैंड जो थी वो ओपन एरियाज होने थे, 34% के ऊपर जो अम्यूजमेंट राइड्स थी, वाटर स्लाइड्स थी, फेरस व्हील्स थे, डंजन, इस तरह की चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। 5% एरिया इसका जो था वो मर्चेंडाइजिंग आउटलेट्स के लिए था। मर्चेंडाइजिंग आउटलेट्स से मुराद वो मर्चेंडाइज जो पार्क रिलेटेड एक्टिविटी के लिए होती है। जी। उसके लिए एक जिस तरह से
ये जो मोमेंटोज मिलते हैं, टी शर्ट्स मिलती है। जैसे आप किसी भी अम्यूजमेंट पार्क में जाएं तो आपको एक छोटा सा शॉपिंग आर्केड भी बना हुआ मिलता है, जहाँ पर आप कोन आइसक्रीम खरीद सकते हैं, आप वहाँ पर टी शर्ट खरीद सकते हैं, टेडी बियर खरीद सकते हैं, इस तरह की चीजें हैं। अच्छा, मगर वो सारी मर्चेंडाइजिंग आउटलेट्स और तमाम चीजें पार्क में, अम्यूजमेंट पार्क के एंटर होने के बाद थी। उसके लिए एक एंट्री फीस थी या कवर चार्ज कर लीजिए, वो उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाइड था कि कोई शख्स जो अम्यूजमेंट पार्क में आएगा तो बड़े की क्या फीस होगी, बच्चे की क्या होगी, ग्रुप की क्या होगी। इसी तरह से जो बाहर एक पार्किंग बननी थी, उस पार्किंग के अंदर जो है गाड़ियों का, वैगनों का, मोटरसाइकिलों का पार्किंग फीस वगैरह सब तय थी। चलो ठीक है, फहीम साहब आपकी बातें बिल्कुल एक हद तक अगर सही मान ली जाए तो कमिश्नर कराची ने जब ये रिपोर्ट पेश की तो चीफ जस्टिस साहब इससे मुतमईन क्यों नहीं, और फिर ये शॉपिंग मॉल और ये बराबर में पवेलियन क्लब गिराने का हुक्म क्यों दिया? नहीं, इसलिए दिया कि शॉपिंग मॉल बिल्कुल नाजायज बनाया गया उस जमीन पे। कैसे बना दिया गया? जी वही मैं उसकी तर्ज कर रहा हूँ। जब तक हम थे कोई शॉप, कोई चीज नहीं थी। 96 में, अप्रैल 96 में, मतलब जब तक आप थे जब तक सिर्फ पार्क था, अम्यूज़मेंट पार्क था? ना, मैं अप्रैल 96 में रिजाइन करके चला गया था। ठीक है। एंड 96 के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हो गई थी। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर एक इंटरम गवर्नमेंट और वगैरह वगैरह जो भी चीज कह लीजिए वो आ गई। उसके अंदर जो उसके बाद यहाँ पर दुकानें बनना शुरू हुई, और ये मेरी आंखों के सामने है कि भाई क्योंकि मुझे तो पूरा पता था। नहीं तो ये एनओसीज किसने साइन की थी इस पार्क की और शॉपिंग मॉल की, क्लब की, नस्ला टावर की? ये कतई तौर पे मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ ना। देखिए, एग्रीमेंट के साथ एक बकायदा मास्टर प्लान था अम्यूजमेंट पार्क का, जो कि प्रिंसिपल आर्किटेक्ट अली नकवी साहब ने साइन करके सबमिट किया था, जो जिसके ऊपर स्पॉन्सर्स के भी दस्तखत हैं और केएमसी के ऑफिसर्स के भी दस्तखत हैं। उसके अंदर दूर दूर तक कहीं पर कोई शॉपिंग आर्केड, मॉल वगैरह का कोई वो नहीं था। बाद में 97 के ऑनवर्ड ये दुकानें बनना शुरू हुई, और जो मैं फिर इंसिडेंटली मैं खुद जो है दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर बना नवंबर 99 में। तो मैंने सबसे पहले केएमसी के अफसरों से पूछा कि भाई ये कैसे हो गया। तो आई वाज वेरी अपसेट, क्योंकि मुझे तो पूरा जो था सीएम पार्क के तर्ज पे अम्यूजमेंट पार्क बनना था, वो सारी की सारी चीजों को पता था। तो मुझे ये पता लगा कि जनाब ये दुकानें पहले तोड़ने का हुक्म मिला। फिर उसके बाद जो सीनियर मिनिस्टर थे फारूक सत्तार साहब, उन्होंने बुला के कहा कि नहीं अब इनको बनाने दो, और वो बन गई और रेगुलर। मतलब ये फारूक सत्तार ने बोला था कि बनाने दो भाई, ये दुकानों को बनाने दो, क्लब को बनाने दो? नहीं, तो अभी मैंने क्लब की बात नहीं की। ठीक है। उसके बाद शॉपिंग मॉल को कहा फारूक सत्तार ने कि बनाने दो। शॉपिंग मॉल की जो दुकानें थी, जो मेरे हिसाब से कोई 400 दुकानें थी उस वक्त, ठीक है, उनको रेगुलराइज फारूक सत्तार साहब के हुक्म पे किया गया। अच्छा। अब ये कहना कि उनका राइटिंग में वो ऑर्डर मौजूद है या नहीं, वो मैं नहीं कह सकता, मगर ये हुआ 97 के बाद। अच्छा, उसके बाद मैं तकरीबन 4-5 चले मॉल की शॉप्स तो फारूक सत्तार साहब ने रेगुलराइज कराने का कहा। ये नस्ला टावर की एनओसी किसने दी थी? सुनिए, उसके बाद शॉपिंग मॉल के बाद जो है मजीद दुकानें बनी। उसके बाद जो है वो एनओसीज किसने दी? वो फिर नेमतुल्लाह खान साहब ने रेगुलराइज की। अच्छा, नेमतुल्लाह खान साहब ने रेगुलराइज किया। ठीक है, पहले फारूक सत्तार साहब, अब ये नेमतुल्लाह साहब। अब क्लब पर भी आ रहे हैं फहीम साहब। उसके बाद 2014 में कुछ हुआ, जिसमें जो अगेन, क्योंकि मैं देखिए 99 के बाद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं केएमसी से। ठीक है। मुझे वो चीजों की एक खाली, मेरे पास ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, मगर क्योंकि मैं सारी चीज से गुजरा हूँ तो वो मुझे बिल्कुल कल की तरह याद है कि यार ये चीज हुई। अच्छा, अब उसके बाद आ जाइए 2014 में वो मुझे बताया गया, जब मैंने केएमसी में लोगों से पूछा, तो मुझे पता नहीं था कि 2014 में भी कुछ हुआ, तो पता लगा वो शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो है ऑर्डर किया और वो उन्होंने किया। अब नस्ला टावर का क्या हुआ, कब बना, क्योंकि वो केएमसी का एडमिनिस्ट्रेशन से उसका ताल्लुक नहीं था, वो मेरे ख्याल में कोई ये बिल्डिंग कंट्रोल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल और इन चीजों का कोई ताल्लुक था। चलें ठीक है फहीम साहब, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं क्योंकि वक्त मेरे पास कम है और आप मेरे लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट है कि मैं कमेंट ले लूं। नस्ला टावर की अगर बात करी जाए, ये एनओसी पर किसके साइन है? क्योंकि करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट लोग अब गिराने का हुक्म दे दिया है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने। जी, देखिए, पहली बात तो ये कि जब भी कोई बिल्डर, चाहे आप हो, मैं हूं, हम अपना घर बनाना चाहें, कोई बिल्डिंग बनाना चाहें,
तो हम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को बिल्डिंग प्लान सबमिट करते हैं। ठीक है। जब वो बिल्डिंग प्लान सबमिट होते हैं तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी दो काम करती है। एक तो लैंड ओनिंग एजेंसी को भेजती है कि भाई आप ये बताइए कि जमीन सईम जमान साहब कह रहे हैं उनकी है, ये वाकई में उनकी है या इस कंपनी की है या नहीं है। तो वो लैंड ओनिंग अथॉरिटी केडी हो, केएमसी हो, मैंने सुना है कि ये शायद दिल्ली मुस्लिम मर्केंटाइल सोसाइटी या सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से ये इसकी जमीन थी, कुछ इस तरह का कोई सिलसिला था। अच्छा, वो कंफर्म करती है। उसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक काम और करती है कि वो ये देखती है कि जैसे शार फैसल पे यहाँ पर 1:6 का रेशो अलाउड है। अगर 4000 गज का प्लॉट है तो वो 36,000 स्क्वायर फीट हुए। इसका मतलब है प्लॉट के ऊपर 36,000 टाइम 6 तकरीबन 2,10,000 मेरे हिसाब से 2,18,000 स्क्वायर फीट बनी। इससे ज्यादा तो नहीं बना रहे। क्या इसमें एडिक्वेट पार्किंग है, इसमें ओपन स्पेसेस है? नहीं। ये सारी टेक्निकल चीजें वो देखती है और देख के जो है उसको बिल्डिंग प्लान अप्रूव करती है और उसके साथ एनओसी टू सेल देती है। फिर वो बिल्डर जो है वो अपने अखबारों में इश्तिहार देता है, उसके अंदर वो एनओसी टू सेल का बाकायदा नंबर लिखता है। आम पब्लिक बेस्ड इस नॉलेज के ऊपर चीजें खरीदती है। अब देखिए इसमें दो लोगों की क्या इसमें गड़बड़ की है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कि पूछ भी नहीं सकती कि ये टावर जो बनाया जा रहा है इसकी एनओसी दी गई है तो ये किस तरह से दी गई है? अरे भाई एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का तो हिस्सा है। बिल्डिंग कंट्रोल कहीं मतलब मास्टर प्लान में एक चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। चीफ जस्टिस साहब को गूगल मैप दिखाया जा रहा है, वहां कुछ और चीजें दिखाई दे रही हैं, मास्टर प्लान में कुछ और है। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है। वो सिंध लोकल गवर्नमेंट के मातहत है। अगर कोई ये कहता है कि जी इसमें सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये फलाने ने कर दिया, ये गलत बात है। अच्छा, एमक्यूएम का मौकफ मैं आपको बता दूं, जो आप पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर आप थे और सिंध हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की। अरे बाबा, नस्ला चावल अब की बात है। मैं 95-96 के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर था और ये कोई 95-96 और एमक्यूएम को तो मौका मिलना चाहिए चिमटा बजाने का। वो शोर बचाते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और ना केएमसी का या किसी उसका ताल्लुक है। ये जिम्मेदारी स्क्वायरली बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आती है मातहत गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। बिल्कुल ऐसा ही बिल्डर का और जिस आदमी ने भी अगर इन्होंने बिल्डिंग प्लान अप्रूव किए तो इसका मतलब नहीं, तो कुछ बातें ये भी आ रही है कि आप ही का इंटरव्यू चल रहा है कुछ निजी टीवी चैनल्स पर, किसी का नाम लेके मुझसे साइन करवाया गया। वो क्या मामला है फिर? मुझसे साइन कराया गया? मुझसे किसने साइन कराया? मुझसे साइन कराने वाले आसानी से साइन नहीं करा सकते भाई। मुझसे कुछ आपने कहीं गलत सुना होगा, ऐसी मैंने कभी किसी से बात नहीं की। मैं आपकी तवज्जो से कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, मगर मैं इसी की तस्दीक करना चाह रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता मुझसे साइन कराना। मजाक है कोई मुझसे साइन कराएगा? दूसरी चीज ये है, देखिए आवाम ने, लोगों ने गवर्नमेंट की एक मातहत डिपार्टमेंट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एनओसी पर अभी मैं पीपल्स पार्टी के नजमी आलम को प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा था, तो वो उनका कमेंट था कि आपने निजी टीवी पर ये चैनल पर इंटरव्यू देकर कहा है कि किसी ने जबरदस्ती मुझसे साइन करवाया था और उसका नाम भी लिया है, और मुझे बार बार कहते रहे कि आप नाम नहीं ले सकते उनका। आपको कोट किया था उन्होंने? नहीं, मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि मुझसे कभी किसी ने साइन कराया। मैंने तो सिर्फ अलादीन पाक के हवाले से कहा था कि जब मैंने रिपोजेस करने की कोशिश की तो वहां पर रेंजर्स की गाड़ियां लाइन से आके खड़ी हो गई थी, जो कि एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस पे आई थी डीजी रेंजर्स कादिर बलोच साहब की। ये मैंने कहा था। मैं साइन वाइन की बात नहीं की थी। जब मैं डीजी रेंजर्स का नाम ले सकता हूँ तो कोई साइन कराने वाला अगर मुझसे साइन कराएगा, मैं उसका नाम नहीं बता दूंगा आपको जी। सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसी। मगर मैं आपके तवज्जुह से लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने नस्ला टावर में या अलादीन पार्क में इन्वेस्टमेंट की, उनकी जिम्मेदार बिल्डर है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। अगर ये बिल्डिंग प्रोवाइड जाती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी बनती है कि जो बिल्डर है उससे पैसे वसूल करे और वो पैसे वसूल करके लोगों के वापस करे जो उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। और इसके अलावा जो है अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पे करना चाहिए। ठीक है,
बहुत शुक्रिया फ़हीमुज़्ज़मान साहब आपके इस कमेंट का। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और कुछ चीज़ें नाज़रीन आपने देखी होंगी क्लियर हो गई हैं, जो इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, जो बातें भी की जा रही हैं, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे सामने आए हैं अलादीन पार्क की अलॉटमेंट के हवाले से, फिर उसके बाद जो शॉपिंग सेंटर है उसमें दुकानों के हवाले से जो बातें सामने आई। फ़हीमुज़्ज़मान साहब के स्टेटमेंट है कि फ़ारूक सत्तार का नाम लिया पहले, कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि रेगुलाइज कर दिया जाए, फिर नेमतुल्लाह साहब का नाम लिया गया। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। अब ये मामला जैसे जैसे सुलझता जाएगा चीज़ें सामने आती जाएंगी और असल जिम्मेदारान का तयन ज़रूर होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।